नमस्कार दोस्तों, विकास पीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अम्ल, भस्म एवं लवण, जिसे कि एसिड, बेस एंड साल्ट कहा जाता है। तो आज हम बारी बारी से जानेंगे अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है, अम्ल में कौन कौन से अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होते हैं, अधिक दुर्बल अम्ल होते हैं, भस्म को जानेंगे, लवण के बारे में जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और इनके नोट्स के पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया गया है। तो आप वीडियो को देखें, फिर नोट्स को पढ़ें, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अम्ल के बारे में। तो अम्ल के बारे में हम देखते हैं, अम्ल यानी कि एसिड्स, ठीक है, अम्ल। तो अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। और लैटिन के किस शब्द से हुई है? तो लैटिन शब्द एसिड से हुई है, एसिड से हुई है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है वह एसिड, लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका कि अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि अम्ल की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका कि अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। तो यहाँ से हमको एक इसकी जानकारी पता चल गई, एक गुण की, कि अम्ल क्या होता है, वह खट्टा पदार्थ होता है। यह हमारा अम्ल हो गया। ठीक है, अब अगर हम सामान्य अर्थ में अगर अम्ल की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है नंबर 1 में जो क्या होता है, खट्टा होता है। पहला तो इसकी प्रकृति ये हो गई कि अम्ल वह पदार्थ है जो खट्टा होता है। दूसरी इसकी प्रकृति हो गई जो धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो यहाँ से हमने देखा कि अम्ल वह पदार्थ है जो खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो यह हमारा अम्ल हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार हमारा क्या हो जाएगा, क्षार वह पदार्थ है नंबर 1 में क्या होगा, जो क्या होता है, कड़वा होता है। और दूसरा हम लिखेंगे जो धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे कि हम लोग OH से लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और OH जो होता है वह माइनस आयन होता है। तो जो धातु से अभिक्रिया करने पर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने अम्ल और भस्म, अम्ल और क्षार, या इसी को हम लोग भस्म भी कहते हैं। चूंकि हालांकि भस्म और क्षार में डिफरेंट है, इसकी चर्चा हम आगे बताएंगे कि भस्म और क्षार में क्या अंतर है। तो हम यहाँ से क्या जाने कि अम्ल वह पदार्थ है जो खट्टा होता है और जो धातु से अभिक्रिया करने पर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। दूसरा, भस्म या क्षार वह पदार्थ होता है जो कड़वा होता है और जो धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो यह हमने देखा अम्ल और भस्म की सामान्य परिभाषा। अब इनकी परिभाषा जो है अर्हेनियस के द्वारा दी जाती है। तो अर्हेनियस की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि अर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की किस तरह से परिभाषा दी गई, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल की अर्हेनियस के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो अर्हेनियस द्वारा जो परिभाषा दी गई हम उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ तक आपको चीज़ों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अर्हेनियस के द्वारा दी गई परिभाषा, क्योंकि ये सारी चीज़ नोट्स में दिए गए हैं, आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चीज़ों को बारीकी से समझे। तो अर्हेनियस के द्वारा दी गई परिभाषा, अर्हेनियस ने भी अम्ल और भस्म की परिभाषा देते हुए कहा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अम्ल, पहला में उन्होंने अम्ल की परिभाषा दिया और कहा कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर, जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी यदि किसी अम्ल को हम जल में घुलाते हैं तो वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि HCl, जैसे हम बात करते हैं HCl, और HCl को हम लोग जानते हैं क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि HCl क्या है, इसके गुणधर्म, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इनके नाम आप लोग जरूर याद रखिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इनके रासायनिक नाम भी पूछ दिए जाते हैं कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl को जैसे ही जल में हम घुलित करते हैं तो यह क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस आयन का उत्सर्जन हुआ है, तो यह हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन हुआ है, यानी कि यह क्या है, एक अम्ल है। तो इस तरीके से परिभाषा अर्हेनियस के द्वारा दी गई। दूसरी परिभाषा इन्होंने क्षार के बारे में दिया, क्षार, और कहा कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग OH- से लिखते हैं, जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो यहाँ से हमने क्षार के बारे में जाना कि क्षार की परिभाषा अर्हेनियस ने किस शब्दों में की, तो क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि अम्ल में जो है वह क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन होगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, यह दान किया जाता है। और क्षार में जो है वह OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमारा है NaOH। NaOH क्या है, एक भस्म है या कि क्षार है, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही इसे हम जो है क्या करेंगे कि जल में डुबाएंगे, यानी कि जल में मिलाएंगे H2O में, तो यह क्या होगा हमारा Na+OH-, यानी कि यहाँ से हमारा हाइड्रोक्साइड आयन जो है वह क्या होगा, निकल जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्षार कहलाएगा, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं।
तो क्षार या भस्म। तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषा दी अम्ल एवं क्षार की। अब डिफरेंट यहाँ पे हम लोग को देखना है कि क्षार और भस्म में क्या डिफरेंट है। काफ़ी कंट्रोवर्सी ये कंक्लूजन है और समझना, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं तो अम्ल और क्षार और भस्म में डिफरेंट पता नहीं कर पाते हैं। तो क्षार और भस्म में क्या डिफरेंट है, तो क्षार और भस्म की अगर हम बात करते हैं, इसको मिटा दिया जाए, यहाँ तक चीज़ों की आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे भस्म और क्षार में क्या अंतर है, क्योंकि हम आसानी शब्दों में कह देते हैं कि भस्म एवं क्षार दोनों की डिफिनेशन भी समान है, लेकिन दोनों की अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए दोनों में डिफरेंट है, कुछ पॉइंट को लेकर डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है तो उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग हम देंगे भस्म एवं क्षार, भस्म एवं क्षार। तो भस्म एवं क्षार की अगर हम बात करते हैं तो क्षार को अगर हम डिफाइन करेंगे कि क्षार क्या है, अगर हम क्षार को डिफाइन करते हैं कि क्षार क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। आप यहाँ से याद रखिएगा कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्योंकि भस्म जो होते हैं ये हमारा भस्म है, तो ये भस्म जो होते हैं, तो कुछ भस्म जो होते हैं वह क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ भस्म जो होते हैं वह जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में जो घुलनशील हमारा भस्म है वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, और जो जल में घुलनशील नहीं है वह क्षार नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, काफ़ी बेहतरीन निष्कर्ष है, और स्टेटमेंट में कभी कभी यह सवाल पूछा गया है, बहुत बार यूपीएससी की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, सभी क्षार जो है भस्म हो सकते हैं, क्योंकि सभी क्षार जो है किससे, भस्म का ही तो कुछ ऐसा भस्म है जो कि जल में घुलनशील है। तो क्या लिख सकते हैं कि सभी क्षार जो है वह भस्म हो सकते हैं, किंतु सभी भस्म जो है वह क्षार नहीं हो सकते। ये आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी में लिखी गई स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट से कई सारे सवाल पूछे गए हैं पीसीएस में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है अम्ल, क्षार और भस्म की डिफरेंट को पहचानने के लिए। तो क्षार जो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकला कि सभी क्षार जो है वह क्या होंगे, भस्म होंगे, मतलब सभी क्षार जो है वह क्या होंगे, भस्म होंगे। आपने जो ये वेन डायग्राम पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो सभी क्षार जो हमारा होगा वह भस्म होगा, लेकिन सभी भस्म जो है वह क्षार नहीं होगा। तो यह हमारा निष्कर्ष निकला यहाँ से। तो आप इस चीज़ को नोट कर ले और इसे याद रखें। तो यहाँ से हमने देखा कि क्षार की परिभाषा, तो क्षार के बारे में भी हम लोग देख लिए और उसके निष्कर्ष को भी देख लिए कि भस्म और क्षार में क्या डिफरेंट है। अब हम देखते हैं लवण के बारे में। पहले हम सभी की थोड़ी थोड़ी परिभाषा की चर्चा करेंगे, फिर परिभाषा के बाद हम चीज़ों को डिटेल से भी पढ़ेंगे, पहले फिर अम्ल को पढ़ेंगे, फिर क्षार को, फिर लवण को। पहले हम बारी बारी से सभी की परिभाषा को जानेंगे। जैसे हमने अभी अम्ल की परिभाषा को देखा, भस्म की परिभाषा को देखा, क्षार के कॉन्सेप्ट को समझा। तो अब जो हमारा है वह है लवण। लवण यानी कि साल्ट।
तो लवण क्या है? लवण क्या होता है कि जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया करवाई जाती है तो जो पदार्थ तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। जब अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो लवण में हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया के दौरान लवण एवं जल का निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ से हम देखेंगे लवण। तो लवण क्या है कि अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया के दौरान लवण एवं जल का निर्माण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अम्ल प्लस लवण की यदि अभिक्रिया कराया जाए, अम्ल प्लस भस्म की अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल का निर्माण होगा। यह हमारा इक्वेशन है और इसे आप कोड की तरह याद भी कर सकते हैं। पूछे जाते हैं रेलवे में, एनटीपीसी में बहुत बार पूछे गए हैं कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं। ऑप्शन में आपके लवण भी रहेंगे, जल भी रहेंगे। आप लवण मारिएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन को मारना है, लवण और जल दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा जैसे है NaOH प्लस HCl, तो हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा लवण। अब देखेंगे इसमें कौन क्या है। तो हम जानते हैं कि NaOH जो है वह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जहां भी OH है समझ जाइए कि वह हाइड्रोक्साइड है, यानी कि वह भस्म है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? भस्म है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो भस्म और अम्ल की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमारा क्या बना? NaCl। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और यह क्या है? एक प्रकार का लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है, जिसे कि हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो NaCl को साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। और फिर हमारा क्या बना? H2O यानी कि जल। तो ये था हमारा लवण की परिभाषा कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के दौरान लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने लवण के बारे में चीज़ों को जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और देखा जाए तो उनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। वह हमारा फैक्ट जो है, टॉपिक, वह है अम्ल एवं भस्म के रंग की परीक्षण या रंग में परिवर्तन। ठीक है, अम्ल एवं भस्म, ब्रैकेट में हम क्षार भी लिख देते हैं। अम्ल एवं भस्म का
परीक्षण, अम्ल एवं भस्म का परीक्षण। ठीक है, तो अम्ल एवं भस्म का परीक्षण करने के लिए, यानी कि यह जानने के लिए कि कौन सा जलीय विलयन अम्ल है और कौन सा जलीय विलयन हमारा भस्म है या क्षार है, इसको जांचने के लिए हम लिटमस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, लिटमस का प्रयोग करते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं इसमें, और लिटमस बारे में हम साधारण जानते हैं कि लाल से ब्लू, ब्लू से नीला करने पर अम्ल क्षार का परीक्षण किया जाता है, लेकिन लिटमस के बारे में बहुत कम लोग को पता होता है। तो लिटमस क्या है? तो लिटमस जो है वह थैलेफाइटा समूह का एक पौधा है। थैलेफाइटा समूह का एक पौधा है जो लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस क्या है कि थैलेफाइटा समूह का एक पौधा है। थैलेफाइटा जो हम लोग जीवों का वर्गीकरण में जो पढ़े थे, पौधों का, पादपों का वर्गीकरण, तो उसी में से एक समूह है थैलाफाइटा, और उसी के समूह में इसको रखा गया है। और किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो वह लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस जो है थैलेफाइटा समूह का एक पौधा है जो लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह जो है एक सूचक की तरह कार्य करता है। क्या होता है? एक सूचक होता है। एक सूचक होता है, मतलब सूचक मतलब कि परीक्षण करने वाला, कि अम्ल सूचक की तरह कार्य करता है डिनोट करने के लिए। इसका जो जलीय विलयन होता है, इसका जलीय विलयन मतलब इसको जल में घोलने पर यह बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग देता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जाना लिटमस के बारे में। अब लिटमस के द्वारा कैसे हम अम्ल एवं भस्म का परीक्षण करते हैं, तो उसकी चीज को हम उस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे ही अगर है, इसमें हम दो कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा हो गया अम्ल, और दूसरा हो गया हमारा भस्म यानी कि क्षार। ठीक है, तो अम्ल एवं भस्म। ठीक है, अम्ल भस्म, अम्ल के लिए हम याद रखेंगे BRA। ठीक है, और भस्म के लिए हम लोग याद रखेंगे RBC। ये दो कोड आप याद रखिएगा, क्योंकि यह काफ़ी कन्फ्यूजन है। क्षार वाले अम्ल में घुस जाते हैं, अम्ल वाले क्षार में घुस जाते हैं, और परीक्षा के भवन में या परीक्षा के दरमियान जो है ये कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट होना ही होना है, क्योंकि हम खुद इसमें बहुत बार फंस चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रश्नों में फंसे, इसलिए हमने इसे इस तरह से याद किया कि अम्ल को जो है आप BRA के रूप में याद कीजिए, और क्षार को जो है वह RBC के रूप में याद कीजिए। अब देखिए अम्ल क्या करता है। अम्ल में क्या होगा कि BRA, B मतलब ब्लू यानी कि नीला। ठीक है, BRA ब्लू मतलब क्या हो गया? नीला, नीला। ठीक है, तो नीला की जगह हम क्या लिखेंगे? लिटमस, नीला लिटमस। B मतलब क्या हो गया? नीला लिटमस यानी ब्लू। R मतलब रेड, लाल लिटमस। ठीक है, और A मतलब क्या हो गया? एसिड, एसिड। यानी कि नीला लिटमस लाल लिटमस में परिवर्तित होगा तो वह क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, BRA यहाँ से भी आप देख सकते हैं
ब्लू रेड एसिड। तो जब भी ब्लू रेड हो तो वह क्या हो जाएगा, एसिड कहलाएगा। ब्लू रेड जब आएगा कि ऑप्शन में दिए जाते हैं कि अम्ल द्वारा परिवर्तित किया जाता है, एसिड द्वारा लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित किया, तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, BRA का। ब्लू रेड जब भी होगा तो वह हमारा ए होगा, यानी कि एसिड होगा। RBC की अगर बात करते हैं तो आर में क्या हो जाएगा, रेड ब्लू सी मतलब क्या हो गया हमारा क्षार। ठीक है, तो लाल ब्लू जब होगा हमारा तो वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। यानी यह क्या करता है कि नीला रेड है तो इसमें पहले लाल होगा, लाल लिटमस को किसमें बदलेगा, ब्लू में, ब्लू लिटमस में। और कौन बदलेगा, तो हमारा क्षार बदलेगा। तो यहाँ से आप दो चीज़ याद रखिए, BRA, इससे आप नहीं भी याद रखते हैं, सिर्फ आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, BRA और RBC। BRA तो ब्लू रेड एसिड, ब्लू से रेड जब भी होगा तो वह एसिड कहलाएगा। RBC रेड से ब्लू जब भी होगा तो वह सी यानी कि क्षार कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अम्ल जो है वह नीला लिटमस को क्या करता है, लाल लिटमस में परिवर्तित करता है, और क्षार जो है वह लाल लिटमस को क्या करता है, ब्लू लिटमस में परिवर्तित करता है। तो इन चीज को हमने देखा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और बेहतरीन इससे याद करने की तरीका हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह मैंने अपने खुद के लिए बनाया था याद करने के लिए, और काफ़ी सहूलियत भी हमें एग्जाम में इससे मिलती है। तो जो चीज़ में हमें कंट्रोवर्सी होती है या फिर जिसमें कन्फ्यूजन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रिक से जरिए याद करते हैं, ताकि उसमें कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि ऐसे प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि अम्ल में नीला पहले होगा कि लाल होगा। आप परीक्षा के अकॉर्डिंग माइंड में थोड़ा प्रेशर रहने के कारण और भी कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आप कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं हो कि आप यही याद रखें, आपको जो आपको समझने में आसान लगे उसे ऐसे चीज़ों को जो कि कन्फ्यूजन वाला टर्म है उसे आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल के प्रकार। ठीक है, तो अम्ल की प्रकार, अम्ल को हम जो है हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति के कारण या अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के आधार पर अम्ल को जो है 4 भाग में बांटा गया है। पहला मेरा है प्रबल अम्ल। कई सारे बुक में आपको 2 ही भाग में बांटा हुआ मिलेगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, क्योंकि हम समझाने के लिए इसे 4 पार्ट में कर दिए हैं। तो पहला हमारा है प्रबल अम्ल, दूसरा हमारा है दुर्बल अम्ल, तीसरा हमारा है तनु अम्ल, और चौथा हमारा है सांद्र अम्ल। ठीक है, तो ये 4 भाग में हमने अम्ल को बांटा है, किसके उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण। तो अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जिसमें H+ आयन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। मतलब वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होगी उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो गया HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे जो हमारे हैं वह कौन से अम्ल कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। ETC और भी बहुत सारे अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल हैं। तो अगर HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl जो हमारा है वह इन सब से अधिक प्रबल अम्ल है।
HCl जो है वह क्या है, सर्वाधिक प्रबल अम्ल है। और हमारे HCl ही यही एकमात्र यह अम्ल जो है हमारे पेट में भी पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। तो HCl से आप इन बातों को याद रखिएगा। अब आते हैं हम दुर्बल अम्ल की बात। तो दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल होंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी वह हमारा दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे हमारा हो गया CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो CH3COOH हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। फिर अगर हम बात करते हैं तो सिट्रिक अम्ल, ये सारे हमारे क्या हो गए इत्यादि दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। यहाँ पे आप नाम को भी साथ में देखते जाइए। H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो आप लोग फार्मूला पे भी ध्यान देते जाइए। तो ये हो गया हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब हम बात करते हैं तनु अम्ल की, ठीक है। तो तनु अम्ल में क्या होता है कि वैसा जलीय विलयन जिसमें जो है अम्ल की मात्रा कम हो, ठीक है। तनु अम्ल में क्या होगा, अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक, ठीक है। तो वैसा जलीय विलयन जिसमें कि अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। जैसे कि हमारा एक मान लीजिए कि ये है और इसमें जो है हमारा एक जलीय विलयन है HCl। मान लीजिए कि हमारा HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है वह जलीय विलयन है। अब इस जलीय विलयन, मान लीजिए कि हमारा जलीय विलयन जो है वह हमारा 10 लीटर का है, ठीक है। कितना लीटर का है, 10 लीटर का है। तो इसमें अम्ल मान लिया कि जल की मात्रा 7 लीटर है, 7 लीटर जल है और 3 लीटर जो है वह अम्ल है। तो जल की मात्रा 7 लीटर है और अम्ल की मात्रा 3 लीटर है, यानी कि जल की मात्रा जो है अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है। तो यह हमारा कहलाएगा तनु अम्ल। तनु का मतलब होता है छोटा, मतलब अम्ल का भाग जो है छोटा है। तो अम्ल की मात्रा जब कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी तो वह हमारा तनु अम्ल कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से सांद्र अम्ल की बात करते हैं तो ठीक इसके यह अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अधिक होगी और जल की मात्रा क्या होता है, कम होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कभी कभी इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो कहीं पे लिखा होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कहीं पे लिखा होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जहाँ पर भी अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है तो वहाँ पे समझ जाएं आप कि उस जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है, मतलब वह पावरफुल एसिड है। तनु अम्ल जैसे हम अगर बात करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जैसे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ जाएं कि उस विलयन में अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, इसलिए वह उतना हार्मफुल नहीं है। तो इस तरीके से हमने अम्ल के प्रकार को भी देखा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने अम्ल के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएच स्केल के बारे में और अम्ल और क्षार के पीएच मान के बारे में और कई सारे पदार्थों के पीएच मान के बारे में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।